Hello everyone, welcome to the one-shot lecture of the chapter Chemical Kinetics. This is a little bit big wala chapter, but we are going to try and we are going to complete it within 15 to 20 minutes of the revision, wherein we will be revising all the formulas and all the important concepts of NCERT which are required for CBSE NEET and JEE exam. So let's start with the chemical kinetics. सबसे पहले there are types of chemical reactions. So there are three type of reaction: fast reaction, moderate reaction and स्लो रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन वो होती है जो थोड़े टाइम में हो जाए विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, जैसे आयनिक रिएक्शन हो रही है, सो दैट्स अ फास्ट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन होती है जो सेकंड में, मिनट में या आवर में कन्वर्ट हो, तो वो होती है मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में सेकेंड्स नहीं, थोड़ी मिनट्स या थोड़े आवर्स लगेंगे. और जो बहुत सालों तक होती है या महीनों तक होती है, the one which is happening for months and for years, that is called as a slow reaction. For example, corrosion or the rusting of iron, it is not a one day process, it is an year process जो बहुत टाइम तक चलता रहता है. फिर हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. जो भी कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है और जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम और चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम. रिएक्टेंट के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है, प्रोडक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है. ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट. सो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट. सबसे पहला होता है एवरेज रेट, जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है. तो एक टाइम इंटरवल में होता है जिसका यूनिट होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. ये यूनिट कैसे आया अभी हम वो भी देखेंगे, बट ये यूनिट होता है. तो आर एवरेज होता है चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. मान लो कि जो कंसनट्रेशन अभी है वो है C2, पहले कंसनट्रेशन C1 था, टाइम T2 पे, और ये T1 है. जब हम रिएक्टेंट के लिए उसी चीज़ को लिखेंगे तो ये ऐसे होगा विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, एंड इसका ग्राफ नीचे आ रहा है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है. सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो विद टाइम जो है वो बढ़ रही है. सिमिलर इसी चीज़ को जब हमने इंस्टेंटेनियस रेट में लिखा तो DC बाई dt की जगह पे अब हम यहाँ पे डेल्टा C डेल्टा D की जगह पे DC बाई dt कर देंगे, जो कि हमें किसी भी जगह पे ये जो ग्राफ है, अगर आप इधर स्लोप बनाओगे कहीं पे, तो उससे आपको उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. तो यहाँ से जब हमने स्लोप बनाया तो हमें पता चला कि अच्छा टैंजेंट जो है वो स्लोप है, विच इज इक्वल टू टैन थीटा. तो रिएक्टेंट के लिए वो वैल्यू होगी माइनस dr बाई dt. इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, एंड प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि प्लस dp बाई dt. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट. उसके बाद आता है रेट लॉ. रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो M1A, M2B, M3C, MND ये है, तो रेट लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन से. तो ये A कंसंट्रेशन है, ये B कंसंट्रेशन है, A की पावर X है, B की पावर Y है. तो ये कंसंट्रेशन, अब ये जो X और Y है, ये X M1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे. अगर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मुझे अच्छा लगा कि X इज इक्वल टू M1 है, तो फिर ये ठीक है. बट अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट है तो वो इक्वल नहीं भी हो सकता. तो इट मे बी इक्वल, इट मे नॉट बी इक्वल. तो K इज इक्वल टू A रेज टू द पावर X, B रेज टू द पावर Y. दिस इज रेट इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? वो वैल्यू होती है ऑर्डर की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और जो पावर है, तो ये पावर को निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं. और पूरी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? X प्लस वाई. अगर यहाँ पे Z होता तो वो भी ऐड हो जाता. मतलब रिएक्टेंट में जितना है A प्लस B प्लस C
गिविंग डी। तो यहाँ पे जितना भी है ये x, ये y, ये z, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा x प्लस वाई प्लस z, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल कब होगा, जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अदरवाइज वो इक्वल हो भी सकता है और वो इक्वल नहीं भी हो सकता, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन और इन रेट इक्वेशन। तो वो क्या है, सम है उन पावर्स का। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, 0 हो सकती है, 1 2 3, बट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, इंडिविजुअल रिएक्टेंट का नेगेटिव हो सकता है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये नेगेटिव हो सकता है, ये +2 हो सकता है। तो ओवरऑल ऑर्डर +1 रहेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब हम देखते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, ऑर्डर इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपकी सिंपल रिएक्शन है तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही ऑर्डर है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिससे पता चलता है ऑर्डर क्या है। आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको अलग अलग ऑर्डर दे देंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि इन सबको आपको ऐड कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मान लो किसी को डबल किया, मैंने अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, मतलब ये 2a हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बोलती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जो रिएक्टेंट है उनका आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस और जो प्रोडक्ट है उनका आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ ए होगा -dA बाई dt, वहीं पे रेट ऑफ अपीयरेंस होगा -dB बाई dt। रेट ऑफ अपीयरेंस होगा +dC बाई dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी होगा +dt बाई dt। तो पूरी जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ये जो है ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। जब हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, अब हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें पता है, हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, -dH2 बाई dt। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है 6 × 10⁻³ इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गई, तो अब हमें पता है कि अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गई, यानी कि अब हम N2 और NH3 निकाल सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अगर हम इसी रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये वैसे बनेगा। ठीक है, जब हम 2a + 4b गिविंग 3c + 6d करते हैं और हमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ सी, रेट ऑफ डी पूछा होता है और डिसअपियरेंस का रेट गिवन है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन देगा जो कि होगा 3 × 10⁻⁻⁴। और अब इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ए को कैसे लिखेंगे, -dA बाई 2dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो -dA बाई dt कितना होगा, 2 रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ ए पूछा और रेट ऑफ ए में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, तो बस ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको वापस क्लियर करती हूँ, अगर आपको टफ लग रहा है, जब भी आपको पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो वहाँ पे -dB बाई dt होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ बी, वहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जब हमें निकालने को बोले तब होगा, जब हम किसी का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड द कन्फ्यूजन इफ इट वाज देयर। Then we have rate constant which is affecting the properties. K equilibrium is equal to K forward divided by K backward. ये temperature पे depend करता है for a particular reaction. प्रॉपर्टीज़ जो होती है कि इक्विलिब्रियम की और रेट कांस्टेंट की, वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। रेट कांस्टेंट जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। ये रूल ऑफ हैंड है, थम रूल ऑफ हैंड, जो ये बोलता है कि जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाएगा, और जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करेंगे तब जो रेट कांस्टेंट है वो हाफ हो जाएगा। कोई लोग डबल बोलते हैं, कोई लोग ट्रिपल बोलते हैं, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स। बाकी ये प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जब हम रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। हमें पता चलता है कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है।
तो कैसे पता चलता है? तो ये फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स हमेशा सेकेंड इनवर्स ही रहेगा, ये होगा मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। ये जो n है ये वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो रिएक्शन रिवर्स करने पे जो रेट कांस्टेंट आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। अगर आप किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर में चला जाएगा, और अगर किसी को ऐड करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी होती है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो SN1 होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, वो जनरली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है जिसमें सिर्फ एक चीज़ काम कर रही है, RX प्लस NU। तो सिर्फ RX जो है वो काम कर रहा है, तो इसीलिए वो कैसी रिएक्शन हो गई? एक। यहाँ पे NH4NO2 सिर्फ एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई। बाय मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी जो यहाँ पे होगी वो होगी 2। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फॉइल की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितनी है? 2 है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, एंड इफ़ यू आर ओके विद इट देन या we are ready to go with it because this is one shot revision. Okay, so I think revision से यही expect होना चाहिए। बाकी if you want detailed lectures you can actually comment me. I can provide you with the detailed lectures. I can provide you with the NCERT reading also, so you can tell me whatever you require for. Okay, चले कोई बात नहीं। 2HI है यानी कि मॉलिक्यूल्स 2HI है जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन द 3 आर रेयर। अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो सकती है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी थोड़ी रेयर हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन को करवाने के लिए एक रिएक्शन नहीं होती है, 4-5 रिएक्शन एक साथ मिलकर एक रिएक्शन दे रही होती है, तो ऐसा नहीं होता है। इफ सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आर मोर देन 3 देन दिस रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस इन मल्टी स्टेप। जैसे KClO3 6Fe, तो ये क्या लग रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, ऑर्डर 10 लग रहा है, बट एक्चुअली में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि हम इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। अगर 2H2O2 है और I- अल्कलाइन कंडीशन है तो इंटरमीडिएट्स हमें नहीं गिवन है, तो ये सेकेंड स्टेप 2 रिएक्शन होती है। अगर आपको इंटरमीडिएट्स गिवन हो, अब एक चीज़, एक अच्छा क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा आता है, जो मेंस के लेवल पे आता है, कभी कभी बोर्ड्स वालों को अगर अच्छा पेपर बनाना होता है तो ये पूछ लेता है, वो क्या करेंगे? आपको इंटरमीडिएट देंगे। मतलब क्या? A2 प्लस B2 गिविंग 2AB। अब आपको निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब ऑर्डर आपको पता नहीं है, आपने लिखा A2 से AA बन रहा है पहले स्टेप में, A प्लस B2 से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप AB और B बन रहा है। अब मेरे को जो काम की चीज़ है वो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बट यहाँ पे A2 तो गिवन ही नहीं है, तो A2 गिवन नहीं है तो अब हमें निकालना होगा इधर से। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि K इक्विलिब्रियम इस वाली कंडीशन का क्या होगा? K इक्विलिब्रियम होगा A² डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। तो अगर A2 निकालना है तो वो हो जाएगा A² डिवाइडेड बाय K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A2, जो कि हो जाएगा A² बाई A2 डिवाइडेड बाई K इक्विलिब्रियम। तो जो A की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होगी A2 इंटू K इक्विलिब्रियम, यहाँ से इसका हाफ और यहाँ से इसका हाफ। वेरी सिंपल। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे इस वाली कंडीशन में पुट करेंगे जहाँ पे मुझे A की वैल्यू पता है। तो A की वैल्यू में मैंने A2 को पुट किया, B2 को पुट किया, और पूरी इक्वेशन को मैंने A2 B2 के टर्म्स में लाने की कोशिश की। मैं रिपीट करती हूँ, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में A2 यहाँ पे जो A2 है वो नहीं था, और मेरे लिए यही काम की रिएक्शन है, तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप में से मुझे A2 को A को सब्सटीट्यूट करना होगा A2 से, और फिर इस रिएक्शन में रखना होगा जिससे मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। फिर आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एक थियोरेटिकल क्वांटिटी है जो ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या इंटीजर हो सकती है। ये कभी भी टेम्परेचर पे या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे ऑर्डर जो था वो डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन ऑर्डर का कैसे कर
सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला होता है इनिशियल रेट मेथड, जिसमें आपको पता चल जाए कि पहले कितने रिएक्टेंट है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल सकता है कि अच्छा दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी। जैसे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको बी को कांस्टेंट रखना है और आपको उसकी वैल्यूज़ को निकालना है। ये जनरली टेबल में यूज़ होता है, जहाँ पे टेबल में अलग अलग वैल्यूज़ दी होती है, तो एक को कांस्टेंट रखो और जिसको कांस्टेंट रखा है उसी का ऑर्डर आपको पता चलेगा। एक होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जहाँ पे आपके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है माइनस dr/dt इज इक्वल टू के। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो ओवरऑल वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है के इज इक्वल टू R0 माइनस RT डिवाइडेड बाई टी। इसके अलावा इसकी जो इक्वेशन होती है वो ऐसे भी होती है बहुत सारी जगह पे, के इंटू R0 ई माइनस के टी, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये वाली भी होती है एक फॉर्मूला, ठीक है। फिर होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी अलग अलग होती है। तो ज़ीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है A0/2K और उसकी होती है 0.693 अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ ऐसी होती है, और टी हाफ अगर आपको इसका रिलेशन निकालना हो तो 1/T इंटू n-1 करते हैं हम, जिससे हमें एक्चुअली में पता चलता है कि इसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके इसके बाद आता है ये ज़ीरो ऑर्डर एंड ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हाफ लाइफ के साथ हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, ये मैंने आपको R0/2K बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल्स है, कौन से एग्जाम्पल्स है जो ज़ीरो ऑर्डर में H2Cl2 Hμ के प्रेजेंस में 2HCl। अगर कोई एंजाइम आ जाएगा या कोई मेटल सरफेस आ गया तो वो सारे। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड 2HI के साथ AU, तो H2 एंड I2। तो H2Cl2 हो गया, या कोई एंजाइम्स हो गए, या कोई मेटल पे कम डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, वो सारे के सारे कौन से हो गए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे दूसरा जो आता है वो आता है इंटीग्रेशन करने पे KT की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ R0 अपॉन RT, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है फॉर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। इस पे से हम काफ़ी सारे ग्राफ्स जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। हाफ लाइफ होता है 0.693 अपॉन के, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है। कौन सी रिएक्शन है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हो रहे हैं वो सारे के सारे, N2O5 N2O सारा का सारा, एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन विथ निकल पैलेडियम प्लैटिनम सरफेस, उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो ये। अगर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया पूछा है तो ज़ीरो ऑर्डर, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन पूछा है तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल तरीका भी होता है फर्स्ट ऑर्डर लिखने का, जो मैं आपको बता रही थी। R0 इज इक्वल टू RT E माइनस के टी। ई माइनस के टी अगर आपने R0 को लिखा है, अगर आप RT के टर्म्स में लिख रहे हो तो R0 E प्लस के टी। तो डिपेंड करता है आप किसको किसके टर्म्स में लिख रहे हो, क्योंकि इससे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप R0 के साथ लिख रहे हो तो प्लस के टी, और अगर आप RT के साथ लिख रहे हो तो माइनस के टी, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम टी पे कम हो गई होगी। रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टाइम टेम्परेचर 2.303 अपॉन के लॉग R2/R1, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन दीज कुछ पर्टिकुलर थिंग। अगर 75% है तो वो 2 टाइम्स होगा टी हाफ के। अगर 87.5% है तो वो 3 टाइम्स होगा टी हाफ के। अगर 90% है तो वो 3.3 टाइम्स होगा टी हाफ के। और अगर 99.9% है तो वो 10 टाइम्स होगा टी हाफ के। तो ये सारे डेटाज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। एक आता है टिपिकल गैस फेस। गैस फेस में कुछ नहीं होता है, 2.303 अपॉन टी रखो, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना था और फाइनल प्रेशर कितना है। अब ये फाइनल प्रेशर निकालने का तरीका होता है रिमेनिंग प्रेशर, जो आपके इक्विलिब्रियम से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है। पहले प्रेशर P0 था, फिर 0 था, फिर 0 था। अब यहाँ पे P0 माइनस एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, P0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो P टोटल से आप इसको निकालो और यहाँ से जो x की वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट करके इसको निकाल लिया करो। तो इस हिसाब से देयर इज दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर आप वो चीज़ इसमें अप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा। फिर आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि फॉल्स रिएक्शन है, लग रहा है कि हो रही है बट नहीं होती है। या तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा या तो वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है, जहाँ पे इथाइल इथेनोएट को वाटर के साथ करते हैं जिससे एसिड और
अल्कोहल मिलता है, ये वाली जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या सुक्रोज जो है वो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एस्टर एंड सुक्रोज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो एस्टर का CH3CO, C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें NaOH मैटर्स। तो इधर NaOH वॉज नॉट मैटरिंग, हियर इट मैटर्स। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस एस्टर का एसिडिक में कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेसिक में कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला ऑफ T हाफ मैंने आपको पहले ही बता दिया, N-1 होता है। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ऐसा बोला जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने से टेम्परेचर डबल हो जाता है। तो डबल करने के लिए एक आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा जो आपका KT है प्लस आप 10 को करो डिवाइडेड बाई KT, ठीक है। और जो आपका रिलेशन होगा बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन डिफरेंट टेम्परेचर वो होगा R' इज इक्वल टू रेट इंटू कोफिशिएंट डेल्टा T अपॉन टाइम। ये जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। कोफिशिएंट की वैल्यू होती है जो आपको रेट गिवन है प्लस आप 10 करो डिवाइडेड बाई KT कर दो, ठीक है। फिर आती है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस ने रिलेशन दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो K होता है K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये जो EA है ये एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी है और R की वैल्यू 8.314 लेंगे। E माइनस EA बाय RT जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मोल विच हैव KT इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। तो ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे उसकी वैल्यू जो है मोल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के। तो K की वैल्यू होगी AE माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। तो ln ऑफ K is equal to ln of A minus EA upon RT. Y is equal to C plus MX, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसके ग्राफ प्लॉटिंग देखोगे तो ये ऐसे होगा। ln को आप कन्वर्ट करो तो log K is equal to log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। इस हिसाब से लेंगे हम इसको। तो ये एक केस होता है, एक केस होता है रेट कांस्टेंट के साथ ऐसे डायरेक्टली। तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 for different temperatures to find out the activation energy. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं वो कम होते जाएंगे। कम टेम्परेचर पे कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की कम एनर्जी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली होता क्या है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम एनर्जी जिसके बेसिस पे एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो इंटरमीडिएट स्टेट को पार कर ले, उसे वो बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट टू गिव द प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट बन गया, अब एक्टिवेटेड एनर्जी होती है कि अब इससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इधर तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर इधर से वापस से नीचे आने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज़ को चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए इंटरमीडिएट के लिए टू फॉर्म दैट। एंड एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल सके और वो अपने प्रोडक्ट को दे सके। तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होती है बेसिकली। अगर आप इसके ग्राफ में, अब ये ऊपर है मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में ग्राफ नीचे आता है। तो ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। फाइनल फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करोगे तो डेल्टा एच आपको मिल जाएगा। अब आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम कुछ नहीं होता, बट वो क्या करता है, सिर्फ स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को चालू नहीं करेगा, कभी भी रिएक्शन को बंद नहीं करेगा, सिर्फ वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और जो टाइम लग रहा है उसको होने में उसको कम कर देगा। ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर करता है, ना ही वो डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा सी किसी को ऑल्टर करता है। सब चीज़ एज इट इज़ रहेगी। कुल
कोलिजन थ्योरी क्या होती है? कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उससे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाए। प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वो लोग एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तब जाके होगा इफेक्टिव कोलिजन और उसे माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, proper orientation is very important of the molecule together determine the criteria of effective collision to give the product. Okay, so according to it, एक होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है और एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब दोनों चीज़ें एक साथ काम आएंगी तब पता चलेगा कि इफेक्टिव कोलिजन था या नहीं था। बट इसका भी एक ड्रॉबैक था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे हार्ड स्फीयर है। तो ऐसा हो भी सकता है कि इसके अलावा भी कुछ ड्रॉबैक हो, इसके अलावा भी एक्टिवेशन एनर्जी में कुछ चीज़ें हो। तो हमने ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बट मैंने हर पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको कवर करवा दिया। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।